वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा पे। आ जाइए सभी लोग और बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। जल्दी से फटाफट आ जाइए, जल्दी से ऑडियो वीडियो बताइए क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बताइएगा जल्दी से, तभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ी सी लंबी क्लास होगी हमारी, 5 ईयर प्लान कर रहे हैं तो लंबी क्लास तो जाएगी हमारी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। हाँ रवि, आप बड़ौदा से ही है क्या? बिल्कुल, आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है। देखो लाइट वाइट चली गई तो हमारी जो क्लास है वो अधूरी रह जाएगी। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्होंने बायो देख ही लिया होगा। इसके अलावा जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, फटाफट अपने ग्रुप में शेयर कर दो। क्लास स्टार्ट हो गई है, बता दो। 5 ईयर प्लान का आज जो है हमारा जो एग्जाम होने वाला है, समझो कि ये पहला और आखिरी रिवीजन होगा तुम्हारा 5 ईयर प्लान का। मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे तुम सारे के सारे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम कवर कर लेंगे, मोस्टली सब कवर कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए ये जो है हमारा देखो लाइव फाउंडेशन बैच, दिसंबर के जो एग्जाम अब देने वाले हैं बच्चे, उनको भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हुआ तो दिसंबर वाला भी लेट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मान के मत चलो। क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एनटीए को फिर से स्टार्टिंग से पूरा जो है बना रहे हैं, गठित किया जा रहा है, एनटीए का पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग देख रहे हैं। तो यू नेवर नो वो टाइम पे ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने आप को प्रूफ करना है ना, पूरी कंट्री के सामने दैट वी आर एक्चुअली गुड एजेंसी, ट्रस्ट कर सकते हो अब आप। तो इसके लिए वो हो सकता है संडे को दिसंबर को ही तुम्हारा जो है एग्जाम कर दे, दिसंबर वाला टाइम पे। सो इसलिए जिनको भी दिसंबर बैच की प्रिपरेशन करनी है, यू आर वेलकम टू द लाइफ फाउंडेशन बैच। 100 स्टूडेंट्स का जो है पूरा बैच बनेगा और ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे बैच में मिल जाएगी तुमको। दिसंबर बैच जब तुम ज्वाइन करोगे, 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कराएंगे, कंप्लीट रिवीजन विद क्रैश कोर्स। ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 जब आप लोगे तो इसमें क्रैश कोर्स आपको साथ में रहेगा। टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, दोनों पेपर का, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी इंक्लूडेड है। क्विज, स्टडी प्लानर, काउंसलिंग सेशन इन एवरी 14 डेज बहुत रिक्वायर्ड है, और पर्सनल सपोर्ट तो तुमको ऐसे ही मिलता ही है, तुम बैच में ज्वाइन रहो या ना रहो, पर्सनल सपोर्ट तो तुमको मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए तो ये जो है 1 जुलाई से हम लोग बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर बैच को। अगर आपको ज्वाइन करना है इस बैच को तो दीज आर द नंबर्स यू कैन कॉल हियर। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर पूरे से जो है अच्छे से आप बैच के बारे में क्या है क्या नहीं है सब कुछ इंक्वायरी कर सकते हो। इस नंबर पे बिल्कुल कॉल कर लीजिए। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज क्लास। और क्लास के बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, चैट सेक्शन पे नहीं, बिल्कुल मेरे प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नॉलेज बेस क्या है। व्हाट इज नॉलेज बेस? जब हम बोलते हैं शिक्षण के ज्ञान का आधार, आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो आपका नॉलेज बेस क्या है, यही होता है नॉलेज बेस का मतलब है कि जितने भी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज एक टीचर करता है जो रेलेवेंट है टीचिंग फील्ड के लिए, सारी टीचिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट हो जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक आपको आनी चाहिए, आपको असेसमेंट की टेक्निक आनी चाहिए कि इवैल्यूएशन किस तरह से लिया जाए बच्चों का, बच्चों को पढ़ाना, आपके अपने सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉलेज बेस बन जाती है टीचिंग की, यानी कि शिक्षण के ज्ञान का आधार। अब हम समझेंगे कि नॉलेज बेस जो है इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, मतलब 3 लोगों के हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस में।
सबसे पहले है उसमें शलमैन्स, शलमैन की पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी है हैबरमास की नॉलेज बेस, और तीसरा है डेंग एंड ल्यूक का कंसेप्शन ऑफ नॉलेज। ये तीनों में से आपको नेट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, किन्हीं भी तीनों में से क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नॉलेज बेस किसने दिया था, या हो सकता है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम हिंदी में देखें तो शुलमैन के शैक्षणिक सामग्री ज्ञान, हैबरमैस की विचारधारा और डेंग एंड ल्यूक की ज्ञान की अवधारणा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि नॉलेज बेस में आखिर आता क्या है, व्हाट कम्स अंडर नॉलेज बेस। तो सबसे पहले आएगा नॉलेज ऑफ लर्नर। ये पता होना चाहिए आपको कि नॉलेज बेस जब हम बोलें तो इसमें 3 टाइप के नॉलेज आते हैं जो हर एक टीचर के पास होना चाहिए। सबसे पहला नॉलेज ऑफ लर्नर, लर्नर के बारे में जानना, लर्नर की साइकोलॉजी के बारे में जानना, लर्नर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसका डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सबकी जानकारी एक टीचर को होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है शिक्षार्थी का ज्ञान और सामाजिक संदर्भ में उनका विकास। दूसरा होता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि आप जो विषय पढ़ाने वाले हैं, मान लीजिए मैं मैथ्स की टीचर हूं तो मुझे अपने मैथ्स सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैथ्स में जो जो चीजें आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंस्ट्रुएशन है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ मुझे पता होनी चाहिए। सिर्फ नॉलेज सब्जेक्ट का ही नहीं, इवन मैथ्स के करिकुलम का भी नॉलेज होना चाहिए कि करिकुलम, अगर मान लीजिए मैं 5th स्टैंडर्ड की टीचर बन रही हूँ तो 5th स्टैंडर्ड का करिकुलम क्या है, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो आएगा विषय वस्तु और पाठ्यचर्या लक्ष्यों का ज्ञान। तीसरा होता है नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट। आपको मैथमेटिक्स का तो सारा ज्ञान है, पर मैथमेटिक्स आप पढ़ाओगे कैसे, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आता है नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाओगे, साथ ही साथ कैसे इवैल्यूएशन करोगे उसका, वो सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये सारी चीजें जो हैं नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट में आती हैं। तो ये 3 चीज जो है वो नॉलेज बेस बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि सबसे पहले शलमैन के नॉलेज को पढ़ेंगे कि शलमैन ने उनके अकॉर्डिंग नॉलेज बेस क्या है, ज्ञान का आधार क्या है। तो याद रखिएगा शलमैन ने 4 ब्रॉड एस्पेक्ट्स दिए थे टीचर प्रोफेशन के। सबसे पहला एस्पेक्ट है पेडागोजिकल नॉलेज। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले बात की शैक्षणिक ज्ञान की। दूसरी बात की उन्होंने कंटेंट नॉलेज की, यानी कि सामग्री ज्ञान की। तीसरा, दोनों को मिला दो, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज यानी कि शैक्षणिक सामग्री ज्ञान। और चौथा उन्होंने बात की थी, उन्होंने एक मॉडल दिया था पेडागोजिकल रीजनिंग की। अब ये सबसे ज्यादा, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक चीज इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि पेडागोजिकल नॉलेज क्या है, कंटेंट नॉलेज क्या है और पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है, और बाद में हम लोग मॉडल भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि आखिर कंटेंट नॉलेज क्या है। ठीक है, तो आप इस साइड में देख रहे होंगे कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज यानी कि सामग्री ज्ञान। सामग्री ज्ञान क्या होगा, आपके सब्जेक्ट का नॉलेज, वही मैंने पहले बोला। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के हैं या एसएस के टीचर हैं तो आपको एसएस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इंडिया की ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, एवरीथिंग। अपने सब्जेक्ट का नॉलेज इज कंटेंट नॉलेज। उसके बाद आता है सिर्फ जनरल पेडागोजिकल नॉलेज, जो कि आप राइट साइड में देख रहे होंगे, जनरल पेडागोजिकल नॉलेज। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे कि आपका टीचिंग अप्रोच क्या है, कैसे स्टूडेंट्स लर्न करेगा, ये सारी जानकारी, सारे मॉडल्स की जानकारी। जैसे आप लोगों ने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ा है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल पढ़ा है, तो ये है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसकी जानकारी, दैट मीन्स यू हैव पेडागोजिकल नॉलेज। या फिर डिफरेंट थ्योरीज है, आपने कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी है, आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पढ़ी है, आपने बिहेवियरिस्ट थ्योरी पढ़ी है, तो ये जो नॉलेज है ना आपको, ये पेडागोजिकल नॉलेज कहलाता है। अब अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो आएगा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ये ध्यान रखेगा, शैक्षणिक सामग्री ज्ञान, जिसका मतलब है नॉलेज अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट कंटेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ लर्नर्स। यानी कि आपको आपका कंटेंट तो पता है, पर कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे लॉजिकली, ताकि बच्चों के दिमाग में सटीक घुस जाए।
है ना, सिक्वेंशियली और लॉजिकली अरेंज करना, कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस के हेल्प से आप बच्चों को पढ़ाओगे ताकि बच्चे नॉलेज समझ जाए, मैथमेटिक्स की नॉलेज उन्हें बहुत अच्छी हो जाए, मैथमेटिक्स से डर खत्म हो जाए। तो ये कहलाता है एक टीचर का पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। समझ में आ गया? सो इसको ध्यान रखेगा, जो कि शेलमैन ने दिया था, और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज ये थ्योरी है। अब बच्चे जब रिसर्च करते हैं कई बार, तो इस थ्योरी को बेस में लेकर हम आगे का रिसर्च वर्क करते हैं। तो ध्यान रखिएगा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। उन्होंने कुछ मॉडल, एक मॉडल दिया था कि पेडागोजिकल रीजनिंग का मतलब, पेडागोजी तो आप कर रहे हो, आप सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, पर व्हाट इज द सीक्वेंस, किस तरह से आप किसी सब्जेक्ट को क्लास में पढ़ाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें कॉम्प्रीहेंशन। इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन है, यानी कि समझ का स्तर, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या करता है, जो टीचर है वो समझता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, ये है कॉम्प्रीहेंशन लेवल। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आता है, यानी कि परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो स्टूडेंट के नॉलेज लेवल, स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करता है। ध्यान से समझिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल चांसेस होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के जो मैच द फॉलोइंग में आपको पूछ सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि आप जो भी कंटेंट दिया गया है उसे किस तरह से बच्चों के नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करोगे। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन, यानी कि अनुदेश। कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल मेथड आप यूज कर रहे हैं, ये इंप्लीमेंटेशन फेज है। क्लास के दौरान आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर आप करोगे इवैल्यूएशन बच्चों का कि कितना पढ़ लिया उन्होंने, मूल्यांकन करोगे कितने, कौन से लर्निंग प्रोग्रेस कौन से स्टेज पे है उनका, ये आपको पता चल जाएगा। इवैल्यूएशन के बाद आप करोगे रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रतिबिंब करना। रिफ्लेक्ट करोगे कि यार मैंने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया या नहीं, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, या फिर जैसा पढ़ाया वो सही था। इस तरह से आप रिफ्लेक्शन करोगे और वापस से एक न्यू कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाओगे। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, जैसे कि आप लोगों ने एक्शन रिसर्च पढ़ा था उसी तरह से ये साइक्लिकल प्रोसेस है। इसको याद करने का तरीका है सी टायर करके याद कर लीजिए। सी टायर, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ, परिवर्तन, अनुदेश, मूल्यांकन, प्रतिबिंब और फिर नई समझ आ जाती है। तो आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्शन एंड न्यू कॉम्प्रीहेंशन। तो यहां तक हमको शेलमैन की नॉलेज बेस के बारे में पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं कि डेंग एंड लूक ने क्या दिया था। तो डेंग एंड लूक में कुछ ज्यादा नहीं समझना है। डेंग एंड लूक ने 3 कंसेप्शन ऑफ नॉलेज की बात की थी, ठीक है। सबसे पहला है डिसिप्लिनरी कंसेप्शन, यानी कि आपको आपके डिसिप्लिन के बारे में नॉलेज। डिसिप्लिनरी कंसेप्शन को कैनोनिकल नॉलेज भी बोलते हैं, ये ध्यान रखेगा। कभी कभी आपको डिसिप्लिन की जगह पे कैनोनिकल नॉलेज भी दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज है। दूसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज, आपको आपके सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल ज्ञान हो, ठीक है। और तीसरा है एक्सपीरियंशियल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेस्ड पे जो है आप नॉलेज रखते हो। तो 3 चीजें याद रखेगा, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल। इसको याद करने का जो तरीका है, अच्छा हिंदी में देख लीजिए, अनुशासनात्मक अवधारणा, व्यवहारिक अवधारणा और अनुभवात्मक अवधारणा। 3 अवधारणा है हिंदी में। तो इसको याद करते हैं लोग डीपीई करके, ठीक है ना, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल। अब एक चीज ध्यान रखेगा कि डिसिप्लिनरी को इन लोगों ने दूसरा नाम दिया है कैनोनिकल, कैनोनिकल नॉलेज, दूसरा नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको प्रोसीजरल भी लिखा गया है, लेकिन प्रैक्टिकल ही याद रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज ही याद रखिएगा, हाँ इसको प्रोसीजरल नॉलेज भी बोलते हैं। और ई से है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये है डेंग एंड ल्यूक का दिया हुआ। इसके बाद हम समझते हैं कि हैबरमास ने क्या दिया था। तो हैबरमास का जो है टीपीई करके याद रखिएगा, जैसे उसका डीपीई करके याद रखा था वैसे ही इसका टीपीई करके याद रखिएगा।
तो 3 एरिया में जो है इन लोगों ने हैबरमास ने कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दिया था। सबसे पहला है टेक्निकल नॉलेज, यानी कि वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, जिसमें एनालिटिकल तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि विश्लेषण करके पढ़ते हैं। तो आप ध्यान करिए ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जहां पर आपने एनालिसिस बहुत ज्यादा किया था, जहां पे आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज मिला था। वो है मैथ, साइंस और आईटी या टेक्नोलॉजी, आप ले लो कंप्यूटर का नॉलेज है। ये सारे सब्जेक्ट जो है वो टेक्निकल नॉलेज में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरे टाइप का नॉलेज इन्होंने बोला प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि डैंगन लूक ने भी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की थी। इसमें इन्होंने उसका दूसरा नाम हर्मेन्यूटिक बोला है। ठीक है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज में वैसे ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जहां पे आप ह्यूमन कंसेंसस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी और ह्यूमन के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। ये है प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि हर्मेन्यूटिक। ठीक है। और तीसरे टाइप का नॉलेज है इमेंसिपेटरी नॉलेज, यानी कि जहां पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए इसको क्रिटिकल भी बोला गया है। एक तरह से अगर देखा जाए तो इमेंसिपेटरी नॉलेज में ना वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होते हैं, यानी कि अमूर्त अवस्था में आप उसके बारे में सोचेंगे, आपको कुछ भी चीज वहां पे कंक्रीट नहीं मिलेगा। जैसे साइंस है, साइंस में बहुत चीजें कॉन्क्रीट मिलती है आपको, है ना, सामने आपको एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा। लेकिन इमेंसिपेटरी नॉलेज में वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जब आप पढ़ोगे वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है। साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो इमेंसिपेटरी नॉलेज में आते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में बोलते हैं तकनीकी ज्ञान, यानी कि विश्लेषणात्मक। दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान, इसको हर्मेन्यूटिक भी बोला जाता है। और मुक्तिदायी ज्ञान, इमेंसिपेटरी नॉलेज, यानी कि आलोचनात्मक भी बोला गया है। और इसमें राजनीतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण, ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। ये ध्यान रखेगा, हैबरमास का है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम भी याद रखेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बुक और ऑथर का नाम कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो हैबरमास की बुक थी द डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट। इसको ध्यान रखेगा, द डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट जो है वो हैबरमास ने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने 2 और थ्योरी दी थी, इसका भी नाम याद रखेगा, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन और तीसरा है नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी। ये 3 थ्योरी को ध्यान रखेगा। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैबरमास के मतलब ये जो नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी है वो किसने दी थी। तो आपको नाम 2 मार्क का क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखेंगे तो आपको जो है सही रहेगा। ओके। तो हमने समझ लिया कि हैबरमास ने 3 टाइप का दिया था, TPE करके याद रखिएगा। ओके। T से है टेक्निकल, P से है प्रैक्टिकल और E से है इमेंसिपेटरी। टेक्निकल वाला जो है उसमें हमारा जितने भी सब्जेक्ट्स मैथ साइंस से रिलेटेड है, यानी कि एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक वाले जितने भी हैं मैथ साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। प्रैक्टिकल जो है वहां पे बोला गया है, इन्होंने इसको हर्मेन्यूटिक भी नाम दिया है। सारे सब्जेक्ट जैसे एसएस है, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है जिसमें आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन और सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, वो इसमें आएगा। और इमेंसिपेटरी को क्रिटिकल भी बोला गया है, यानी कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, साइको एनालिसिस कर रहे हैं, वो इसमें आ जाएगा। तो इतना ही हमें पढ़ना है हमारे नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन में। ओके। थोड़ा स्लो पढ़ाना है सीता। ओके ओके, स्लो पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा ध्यान रखूंगी मैं इस बात को। ठीक है। अभी आप बताइए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। हिंदी वाले लर्नर्स ने देख लिया है। ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया हैबरमास का टेक्निकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज था और इमेंसिपेटरी नॉलेज था। ठीक है। तो ये हैबरमास का नॉलेज बेस हो गया। दैट्स इट। सो 3 हमने पढ़ लिया आज। वो है सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने शेलमैन का,
स्टलमैन में हमने पढ़ा कि पेडागोजिकल नॉलेज क्या है, कंटेंट नॉलेज क्या है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है, पीसीके, और मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग। दूसरा हमने पढ़ा डेंग एंड ल्यूक का। तो डेंग एंड ल्यूक का हमने पढ़ा डीपीई, यानी कि डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल। ठीक है, और जो तीसरा था वो था हमारा हैबरमास का। तो हैबरमास का जो है हम लोगों ने इसको भी हमने ऐसे ही समझा टीपीई करके, यानी कि टेक्निकल, प्रैक्टिकल और इमेंसिपेटरी। बस इतना ध्यान रखेगा, काफी है। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टफ टॉपिक है मुकुल, समझ में आया या नहीं आया? हाशमी क्या बोल रहे हैं? एक डाउट सेंड किया है आपको, अच्छा टेलीग्राम पे किया है, मैं हाशमी देख लूंगी आपका डाउट। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगी। और इवन मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लर्नर्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे इस क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने ये सोच रखा है कि नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपका रहता है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कुछ क्वेश्चन हम लोग यूनिट 4 से सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ मुकुल, पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज दिखाने वाली थी। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ध्यान से देखिएगा। आज का जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, इस तरह से लेकर मेरा पीपीटी चल रहा है। मैंने आप लोगों को टीचिंग सॉफ्टवेयर की क्लास की थी। आप नोटिस करना, ये वाला जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया है, ये सॉफ्टवेयर है प्रेजी। क्या नाम है इसका? प्रेजी। जहां पे आप मेरे पीपीटी को ऐसे घूमते हुए देख रहे हैं। यही मैं आपको बोलना चाह रही थी कि जब टीचिंग सॉफ्टवेयर आप पढ़ते हैं तो उसको यूज करना भी सीखना है। और आज आपको जीता जागता उदाहरण मिल रहा है प्रेजी का। प्रेजी इज अ टीचिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप ऐसे पीपीटीज बना सकते हो जो मूवेबल है। ओके, आपको मूवेबल पीपीटी दिख रहा है ना, कि कैसे दिख रहा है? मैंने प्रेजी सॉफ्टवेयर यूज किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फर्स्ट का आंसर करिए। वो वॉलपेपर नहीं है मुकुल, वो सॉफ्टवेयर है बेटा, सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर आप लोग भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, जो चीजें पढ़ते हैं उसको अप्लाई भी करना हमको सीखना है। पेपर 1 के लिए कभी कभी आ सकता है दिगंबर। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी इनहैंसमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें तुमको क्वालिटी को इनहैंस करना है। क्या करोगे? एक्सकर्शन, टूर्स और ट्रिप्स पे ले जाओगे तो क्या क्वालिटी अच्छी हो जाएगी? या स्टडी ऑफ आईसीटी, पीपल टीचर्स को आईसीटी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां देखो थर्ड ऑप्शन, इंफोसिस ऑन इंटर्नशिप सेशन विथ इनबिल्ट फीडबैक। ऑब्वियसली इससे जो है आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का क्वालिटी इंहांस हो जाएगा। आप इंटर्नशिप करवा रहे हैं और साथ ही साथ फीडबैक भी दे रहे हैं स्टूडेंट टीचर को, तो ऑब्वियस है कि उसके पढ़ाने का तरीका और ज्यादा इंहांस हो जाएगा, क्वालिटी आ जाएगी उसमें। आप उनको बोल सकते हो कि भाई ये टीचिंग एड यूज करके पढ़ा, ये टीचिंग सॉफ्टवेयर यूज करके पढ़ा। तो इंटर्नशिप के दौरान जब वो सीख जाएगा तो सोचो जब वो जॉब करने जाएगा तो फिर भाई बच्चे जो हैं एकदम ऐसे टीचर के साथ पढ़ के, बोलते हैं ना, सारी नॉलेज एकदम सही होता तरीके से आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं कि आप इंटर्नशिप के साथ साथ इनबिल्ट फीडबैक भी डाल रहे हो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करिए। The effective combination for universalization of primary education of India in the long run, कौन सा कॉम्बिनेशन